हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसके बेस पर करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपकी सीबीएसई ने पूछे हैं और इस बार भी आने की संभावना है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। उससे पहले देखेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉल्व करने में जितने भी न्यूमेरल्स करेंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम एरिया वेक्टर को समझते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ये प्लेन के नॉर्मल होती है। कैसे होती है? नॉर्मल। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? लेंथ इंटू विड्थ लिख दोगे। यहाँ कहें सर्कल का एरिया फाइंड करिए तो आप पाई आर स्क्वायर लिख दोगे। अगर स्क्वायर का करना है तो क्या करोगे? साइड का स्क्वायर। ये आप कर दोगे। अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपने एरिया अब तक निकाला है। तो एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अगर इसके साथ डायरेक्शन और ऐड कर दी जाए, क्या डायरेक्शन ऐड कर दिया? डायरेक्शन और ऐड कर दी जाए तो हम इसको वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? वेक्टर। वेक्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एरिया है और इसके बाद डायरेक्शन आ गई तो वेक्टर हो गया, तो हम कहेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को ए पर वेक्टर लगाकर शो करते हैं। किससे? ए पर वेक्टर लगाकर शो करते हैं। इसका नाम हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? प्लेन के नॉर्मल होती है। कैसे होती है? नॉर्मल। किस तरीके से होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक स्क्वायर रखा है। क्या रखा है? एक स्क्वायर रखा है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये हमने ओ कंसीडर कर लिया है और यहाँ पर रखा है एक स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर रख दिया। ये क्या है? एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। क्या है? साइड ए। और स्क्वायर में साइड कैसी होती है? सेम होती है। और इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी ओ। क्या दे दिया? ए बी सी ओ। अब मैं आपसे कहूँ इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया। तो आप क्या करोगे? एरिया निकालोगे। तो एरिया निकालोगे तो आप करोगे यहाँ पर साइड का स्क्वायर कर दोगे। किसका स्क्वायर कर दोगे? साइड का स्क्वायर। मैं कहूँ आपसे कि एरिया वेक्टर फाइंड कीजिए। तो एरिया वेक्टर फाइंड कैसे होगा? एरिया वेक्टर मतलब एरिया के ऊपर वेक्टर लग गया। वेक्टर को तो डायरेक्शन मेंशन करनी है। तो आप क्या करोगे? साइड इंटू साइड इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो साइड इंटू साइड कहेंगे ए से बी तक। तो हमने लिख दिया ए बी वेक्टर। क्या आ गया? ए बी वेक्टर। और बी से सी तक करेंगे तो यहाँ लिख देंगे बी सी वेक्टर। क्या आ जाएगा? बी सी वेक्टर। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर का हम क्रॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रॉस। तो फॉर्मूला आता है ए बी साइन थीटा। क्या आता है? ए बी साइन थीटा। और एन गैप। एन गैप क्या है? यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जो कि एक डायरेक्शन को शो करता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं ए वेक्टर कहूँ, इसको बी वेक्टर कहूँ तो यहाँ से क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। तो इसको ए वेक्टर कहें, इसको बी के वेक्टर कहें तो ये साइड है। ए से बी तक का कितना हो जाएगा? ए। बी से सी तक कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये कितना हो जाएगा? ए। और साथ में क्या आएगा? साइन थीटा। और थीटा का मतलब इसका एंगल लेना है बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर ये वाली साइड है, बी सी वेक्टर ये वाली साइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर। आप कहोगे ये वाले एरिया भी ए स्क्वायर है, ये एरिया वेक्टर भी ए स्क्वायर। फर्क क्या है? तो देखिए फर्क क्या है। साथ में इसमें क्या है? आपको एन कैप लगाना है। एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, एक डायरेक्शन को शो करेगा। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये जो एन कैप होता है ये यहाँ पर देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसे हमें ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों साइड के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन लेनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से रखा है। ये एक्स हो गया, ये देखिए एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी एक्स और वाई, ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स और वाई। और एक्स वाई का परपेंडिकुलर होता है जेड। जो जेड क्या है? एक्स से भी परपेंडिकुलर होता है और वाई से भी परपेंडिकुलर होता है। यहाँ हम कह सकते हैं एक्स से भी 90 का एंगल बनाता है, वाई से भी 90 का एंगल बनाता है। इसलिए यहाँ पर हम कौन सा डायरेक्शन लिखेंगे? जेड। और जेड का मतलब यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे के कैप। क्या लिख देंगे? के कैप। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? ये के कैप है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर के कैप। अब ये के कैप निकल आया तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ये यहाँ पे डिफरेंट है। स्केलर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे और एरिया वेक्टर लिखना है इस तरीके से लिखेंगे। और इसको आप क्या है? एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ये आउटसाइड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आउटसाइड। तो के कैप हो गया क्योंकि पॉजिटिव लिया है। जरूर नहीं है आउटसाइड हो। ये क्या हो सकती है? इनवर्ड भी होती है। ना तो आउटवर्ड कह सकते हैं और ना इनवर्ड। दोनों में से कोई एक यूज करना है। अगर हम इनवर्ड की बात करें तो के जो है, के कैसा आ जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस के कैप। क्या लिख देंगे? माइनस के कैप। दोनों ही एरिया वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर ए स्क्वायर। अगर आपने लिखा है के कैप तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हो गया। अगर ए वेक्टर में एरिया लिखा है आपने ए स्क्वायर माइनस के कैप तो ये जेड एक्सिस के लिए हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। बात समझ आई? इस तरीके से एरिया और एरिया वेक्टर में डिफरेंट
कर सकते हैं। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, ये प्लेन के नॉर्मल होती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, प्लेन के नॉर्मल होती है, आपको इसे ध्यान रखना है। अब देखिए एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है दो तरह की सर्फेसेस के लिए यूज करते हैं। एक होती है ओपन सर्फेस जिन्हें हम 2D कहते हैं, एक होती है क्लोज सर्फेस जिन्हें हम क्या कहते हैं 3D। और गॉस थ्योरम में क्लोज सर्फेस का यूज करना है तो आप इनके डायरेक्शन निकालना सीख लें। दो तरह की आपको डायरेक्शन निकालनी है एरिया वेक्टर की। एक तो ओपन सर्फेसेस के लिए जो 2D होंगी, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर, सर्कल, etc। क्लोज सरफेस के लिए देख सकते हैं आप 3D होती हैं, और 3D का मतलब यहाँ पर क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर होता है। एक एक करके हम इसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ओपन सरफेस की बात कर लें 2D सरफेस के लिए, ये आप मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई और ये जेड है। तो आप यहाँ पे कहेंगे एक सर्कल रख दिया है और ये सर्कल कुछ इस तरीके से रखा है एक्स और जेड प्लेन में। इसमें रखा है एक्स और जेड प्लेन में। जैसे बात समझिए, ये मान लीजिए एक्स है, इस तरीके से क्या, ये एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया आपकी तरफ जेड। ऐसे समझिए, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब यहाँ क्या है, ये एक्स हो गया इस तरीके से, ये हो गया जेड आपका। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल रख दिया, दोबारा सुना, एक सर्कल कुछ इस तरीके से रखा है, ये हो गया एक्स, ये आपकी तरफ जेड, ये क्या हो जाएगा वाई। तो यहाँ पर एक्स और जेड में हमने क्या एक सर्कल रख दिया है, और ये सर्कल लग गया इस तरीके से, इस तरीके से एक सर्कल रख दिया है। तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, या परपेंडिकुलर क्या सा होगा, इनवर्ड होगा। तो यहाँ तो डाउन साइड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अप साइड हो जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको इस तरीके से यूज करनी है। अगर मान ली इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया क्या यूज करना है आपको, पाई आर स्क्वायर करना है। क्या करना है, पाई आर स्क्वायर करना है। अब ये डायरेक्शन जो है कहाँ है, वाई की तरफ आ रही है, वाई एक्सिस की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पे या तो जे कैप लिख दी प्लस में। अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस के जे कैप लिख दीजिए। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले में यूज करना है जब आपको 2D सरफेसेस दी हो, यानी ओपन सरफेस दी हो, और क्या निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से एक रेक्टेंगल लिखा है, रेक्टेंगल भी बिल्कुल ऐसे लिखा है जो एक्स और जेड के प्लेन में है। तो इसका भी एरिया वेक्टर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी वाई एक्सिस भी देखिए ऊपर की साइड है, तो एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा, ऊपर की साइड। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, या फॉर्मूला इसका लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, और ये पॉजिटिव जे कैप, और इसके लिए आ जाएगा, नीचे वाले को लिखना चाह रहे हैं तो एल इंटू बी, और ये आ जाएगा माइनस के जे कैप। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात आपको समझ में आ गई, अरे आगे नहीं आ गई। तो इस तरीके से आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं 2D सरफेस के लिए। और एक चीज और, इसमें बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, यानी एरिया वेक्टर की डाउन साइड अप साइड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बोथ डायरेक्शंस आर करेक्ट। दोनों डायरेक्शन इसमें करेक्ट होती हैं, चाहे आप ये वाली यूज कीजिए चाहे ये वाली यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ साइन प्लस और माइनस का फर्क पड़ता है, जो ये बताता है कि आप आउटवर्ड लेने वाले हैं या इनवर्ड लेने वाले हैं। अगर बात कर लें 3D सरफेसेस की, तो देखिए 3D सरफेसेस में एक कंडीशन होती है कि आप सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन को ही कंसीडर करेंगे। कौन से करेंगे, 3D सरफेस यानी क्लोज सरफेस के लिए आप कौन सी डायरेक्शन यूज करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, इनवर्ड वाली आपको नहीं करनी है। अब देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, क्यूब है, तो इसमें कितने सरफेसेस होते हैं, 6 होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी तरफ का पहला फेस हो गया, इसके अपोजिट एक ये हो जाएगा 2, एक इधर हो जाएगा 3, एक इधर हो जाएगा 4, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से 6 फेस हो जाएंगे। ये जो फेस है इसका एरिया वेक्टर आपकी साइड आएगा परपेंडिकुलर इस तरीके से। इसका अपोजिट जो फेस होगा ये वाला, तो एरिया वेक्टर इनसाइड हो जाएगा। इस साइड जो फेस होगा इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इस साइड जो फेस होगा उसका एरिया वेक्टर ये होगा, अप साइड जो फेस होगा उसका एरिया वेक्टर ये, और डाउन साइड होगा उसका एरिया वेक्टर ये। बात समझ आ गई। ये हमेशा ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। जो आपकी साइड है तो आपकी साइड कीजिए, इधर लिखना है तो इधर कीजिए, जहां पर भी आपको फेस दिखे उसके परपेंडिकुलर आप क्या करेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर देंगे। ऐसे ही देखिए, और ध्यान सुने, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये कौन सी है, आउटवर्ड है, इनवर्ड आपको यूज नहीं करनी। इस तरीके से आप सिलेंडर में यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप कहाँ पे यूज करते हो, स्फीयर में यूज कर सकते हो। ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बात करते हैं इसका जो वीडियो का मेन टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन, यानी किसी भी प्लेन की सरफेस से क्या होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होती हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नंबर है जो किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। ये परपेंडिकुलर पास होती है किसी भी प्लेन सरफेस से, किसी भी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे करते हैं, फाई से। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है, यानी इसके लिए डायरेक्शन कोई रिक्वायर्ड नहीं होगी।
ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से इसे हम फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। मान लीजिए एक सरफेस है और ये सरफेस कुछ इस तरीके से है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही हैं। ये यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रही हैं, आप देख सकते हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और इस सरफेस से, ये जो सरफेस है इस सरफेस से पार हो रही है। ये कुछ दो दो करके मैंने यहाँ दिखाई है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 पास हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अगर मान लीजिए एरिया बड़ा है, कैसा है? एरिया अगर बड़ा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी। कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी, तो यहाँ पर ज्यादा पास होंगी तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक फिगर कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? कुछ ज्यादा जाएंगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आई? यहाँ पर देखिए ये जो बाहर से जाती है इनका कोई यूज नहीं है, तो ये फ्लक्स लाइन नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फाई कितना आ जाएगा? 2 4 6 और 1 7, तो यहाँ पे हो गया फ्लक्स कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब जब एरिया बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा। जब जब एरिया छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। अगर किसी एरिया से कम एरिया हो या ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजरेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम गुजरेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो बातों पर डिपेंड करता है, एक ई पर और एक एरिया पर। इन दोनों से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। इस वजह से हम इसका फॉर्मूला अगर लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये आ जाता है डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस। तो यहाँ पे लिख देंगे ई ए कॉस। तो आप देख सकते हैं फाई ई पर डिपेंड कर रहा है, ई ज्यादा होगा फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा फ्लक्स ज्यादा होगा। और तीसरा है यहाँ पर एंगल। क्या है यहाँ पर? एंगल। तो थीटा इक्वल टू क्या है? एंगल। ये एंगल कैसा है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है। ध्यान सुने, सरफेस वाला एंगल नहीं लेना, हमें ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। और ये जो एंगल आएगा ये आपके फ्लक्स को डिफाइन करेगा किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो हम कुछ इस तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट हटेगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो ई का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या हम एक और लिखे तो इसका होता है न्यूटन वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो यहां लिख देंगे आप वोल्ट पर मीटर। और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर मर जाएगा, ये बचेगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट हो जाएगा। एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर हम कॉस थीटा और एरिया यानी ई कॉस थीटा और एरिया के बीच में अगर फेयर होना है तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। आप कुछ इस तरीके से बनाइए। ये अगर कोई एरिया है और इसका एरिया वेक्टर, ध्यान सुनिए, ये इसका एरिया वेक्टर है कुछ ए, और यहाँ से फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं इंक्लाइंड, जो कि एंगल बना रही है थीटा। कितना बना रही है? एंगल थीटा। अब इसका अगर कंपोनेंट करें तो ई का जो कंपोनेंट आएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, इसको हम कहेंगे ई कॉस थीटा, और एक आएगा इसका ई साइन थीटा। तो यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है? ई कॉस थीटा यूज हुआ है, यानी एरिया के साथ में ई कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स मिल जाता है। और ई कॉस थीटा का ही क्यों करते हैं? फिर से सुने, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वाला ई कॉस थीटा जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, और परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कुछ इसकी डेफिनेशन में खुद से लिखा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। जो कंपोनेंट प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसे हम यूज करते हैं। ये परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए साइन थीटा को यूज नहीं करते। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात कर लें कुछ स्पेशल कंडीशंस की। ये कंडीशंस क्या होती हैं? इन कंडीशंस को समझने के बाद आप जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन्हें आसानी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ द सरफेस, अगर सरफेस की डायरेक्शन, ये क्या है? यहाँ पे लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ सरफेस, ये किसी प्लेन की सरफेस की क्या ये डायरेक्शन है, और इसका एरिया वेक्टर ये है। हमेशा याद रखें एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90। अब वो कह रहा है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब मैं पूछ सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? देखिए ई वेक्टर इधर, सरफेस की डायरेक्शन इधर, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन हमें ये यूज नहीं करना, क्योंकि हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, तो ई की डायरेक्शन इधर है, आप देख सकते हैं ई की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो इसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90। तो आपको कौन सा यूज करना है 90, तब आके फ्लक्स आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा ई डॉट ए, क्या होता है ई डॉट ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ई ए कॉस थीटा यानी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्लक्स कितना आ जाएगा फाई इक्वल टू, ये 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ प्लेन था ऐसे और फील्ड लाइन चली गई ऐसे, प्लेन था ऐसे फील्ड लाइन चली गई ऐसे, तो कोई भी परपेंडिकुलर फील्ड लाइन नहीं हुई, इसलिए फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। अगर ये कुछ ऐसा होता कि ये बिल्कुल सेम हो, सरफेस की डायरेक्शन ये हो, ये किसकी डायरेक्शन है, ये सरफेस की डायरेक्शन है, और ये किसकी डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस, तो सरफेस के साथ एंगल कितना है 90, पर हमें ये यूज नहीं करना, हमें एंगल करना है ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का, तो ये दोनों एक ही साइड में है, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप 0। अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो कौन सा करेंगे 0 करेंगे। इसको आप सेकंड कंडीशन में समझ सकते हो कि इफ द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सरफेस की जो डायरेक्शन है, ये वाली जो सरफेस की डायरेक्शन है, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें तो एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। पर ये 90 आपको यूज नहीं करना, हमें कौन सा यूज करना होता है, ये वाला यूज करना होता है जो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल आता है। तो यहाँ से फ्लक्स कितना पास होगा, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ आ जाएगा ई ए कॉस, और यहाँ कितना लिख देंगे आप 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आ जाएगा ई ए। अगर आपको क्वेश्चन में ई की वैल्यू और ई की वैल्यू गिवन है तो आप इसमें यूज करके सॉल्व कर सकते हो। बात समझ आ गई। तो हमें कौन सा यूज करना होता है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल लेना है, और सरफेस और ई वेक्टर के बीच का एंगल नहीं यूज करना है। इतना हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ई वेक्टर की वैल्यू आपको ये दी है, कैलकुलेट करना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन, यानी वाई जेड प्लेन दिया है। तो वाई जेड प्लेन का मतलब ये जेड है, ये वाई है, और ये कौन सा एक्स है। इसको मैं ओरिजिन लिख देता हूँ। यहाँ पे कह रहा कोई एक प्लेन है जो इसके पैरेलल है, वाई जेड के पैरेलल है। इसका मतलब वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है एक्स, जेड के परपेंडिकुलर क्या होगा एक्स। तो यहाँ पर जो भी प्लेन होगा, यहाँ पर जो भी क्या होगा प्लेन होगा, उस प्लेन का एरिया वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में होगा। अब एक्स की डायरेक्शन में होगा तो हम इसे लिख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 20 यूनिट्स है, और इस पे लिख देंगे हम आई कैप। क्या लिख देंगे, आई कैप। आई कैप क्यों लिखेंगे, क्योंकि आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यूज होता है, वाई के लिए जे होता है, और जेड के लिए के होता है, और इसके लिए आ जाएगा आई। तो 20 आई कैप लिख देंगे। ई की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 20 आई कैप हो जाएगी। फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई की वैल्यू लिख देंगे आप 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 20 आई कैप के साथ। 20 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 2 12, तो यहाँ आ जाएगा 120, और यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये इसके साथ ही क्यों किया, इसके साथ क्यों नहीं किया। क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, जब भी आप यूनिट वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आई कैप एंड जे कैप एंड जे कैप एंड के कैप इज इक्वल टू 1। अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं सेम यूनिट वेक्टर का तो वैल्यू आती है 1। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं विद डिफरेंट यूनिट वेक्टर देन वैल्यू इज 0। कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि एंगल कितना हो जाता है 90। तो आप इसे याद रखें, आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और किसी और के साथ निकालेंगे, डिफरेंट के साथ निकालेंगे, आई जे या जे के और के आई का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे तो वैल्यू आएगी, जे के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट लगाना ना भूलें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 है, सेंटीमीटर को हटाओ 10 की पावर -2 लगाओ। इसको जब सॉल्व करेंगे 10 की पावर -1 ये मीटर में आ जाएगा। इस प्लेस एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10 की पावर 5, ये दिया है आपको 5 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद द फील्ड, कैलकुलेट द फ्लक्स। आपको क्या करना है, फाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो फाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, ई वेक्टर
डॉट ए वेक्टर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्या आपको आई जे दिया नहीं दिया तो ये यूज नहीं करना, ये यूज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ई इजकल टू ई ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा फाई ई इजकल टू ई ए कॉस थीटा। अब एंगल कितना आएगा, आपको एंगल दिया 60, तो आप क्या करेंगे 60 यूज करेंगे, नहीं करेंगे 60 क्या हो जाएगा, अगर यूज करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये कह रहा है सर्कुलर प्लेन सीट है, तो सर्कुलर प्लेन सीट है, मान लीजिए ये एक सर्कुलर प्लेन सीट है, इसका एरिया वेक्टर ये है और इसकी सरफेस की जो डायरेक्शन है, इसकी सरफेस की डायरेक्शन ये है। अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी वही है, तो सरफेस की डायरेक्शन ये है। ये कह रहा है कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद द फील्ड, यानी फील्ड के साथ ये जो है सर्कुलर प्लेट सीट जो है सरफेस की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 30 का एंगल बना रही है, 30 का। तो सरफेस और एरिया वेक्टर कितना होता है 90 पे होता है, ये एंगल कितना बना रहा है 30 का, थोड़ी 60 दिया है, कितना दिया है 60, तो ये एंगल कितना है 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। फिर से सुने, एरिया वेक्टर सरफेस के बीच में कितना होता है 90 होता है। ई की जो डायरेक्शन है ये है, ई वेक्टर और सरफेस के बीच में दिया आपको 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30। तो आपको यूज कौन सा करना है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल यूज करना है, तो आप यहाँ पर कितना लिख दोगे 30। याद रखें एंगल कितना आएगा 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो 30 यूज करेंगे। ई की वैल्यू देखिए 5 इंटू 10 की पावर 5, और ये क्या है सर्कुलर है, तो सर्कुलर क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद cos 60, cos 60 लिख देंगे यहाँ पे। अब cos 60 लिख देंगे तो देखिए इसे यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप ये लगाएंगे स्क्वायर कर देंगे, और पाई की वैल्यू 3.1 और cos 60 कितनी होती है √3/2। आप इसे यूज कीजिए और सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो सिलेंडर है उसकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर जो सिलेंडर होगा क्या होगा, ये सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर की जो एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसकी एक्सिस ये हो जाएगी। बात समझ आ गई। ये क्या होता है सर्कुलर एरिया होता है, ये भी सर्कुलर होता है, और इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलते हैं। और ये कह रहा है सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0, यानी सिलेंडर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इस सरफेस को, ये जो सरफेस है सर्कुलर, इसको मैं राइट साइड लिख देता हूँ क्योंकि राइट साइड पे है। ये सर्कुलर वाली कौन सी है, लेफ्ट पे है, तो यहाँ लेफ्ट लिख देते हैं। इसका एरिया वेक्टर जो आएगा, ये एक सर्कल है, तो सर्कल कैसे होगा, इस तरीके से सर्कल होगा, और इस तरीके से सर्कल, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो मैं यहाँ लिख दूं कि इसका एरिया वेक्टर ये होगा जो कि ई की डायरेक्शन में, तो इसके लिए एंगल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ई और ए के बीच में ये ई इधर ए इधर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना यूज करना है थीटा। थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेफ्ट वाले के लिए देखिए ये क्या है, सर्कल कुछ इस तरीके से सर्कल है, तो एरिया वेक्टर इधर है, सर्कल ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, ई इधर है, एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल कितना होगा यहाँ पे 180 एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। तो इसके लिए डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। अब इसके कर्व सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लूं, इसे मैं पी कहूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, फिर से सुने, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से होगा, तो अगर ये ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर आएगा, ऐसे घुमाए तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से घूमता हुआ आ जाएगा। इस तरीके की कर्व सरफेस होती है। तो कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, ई की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ई इधर है, एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको ऐड कर दीजिए, राइट का, लेफ्ट का, और ये पी पॉइंट वाला सबको ऐड करेंगे, जितना आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में खुद मेंशन है 0 आएगा, तो कैसे आएगा, तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे फाई आर, फाई एल और फाई पी। पी किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए। राइट की बात करें तो क्या आएगा, ई ए कॉस 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 0, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 0 प्लस, यहाँ आ जाएगा ई ए कॉस, इसके लिए लेफ्ट के लिए कितना आ जाएगा 180 प्लस, पी के लिए कितना आ जाएगा 90, तो यहाँ लिख देंगे ई ए कॉस 90। ये बात समझ आई। अब 90 की वैल्यू कितनी होती है, 90 की होती है 0, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 तो ये भी 0, तो इसे सॉल्व करूंगा तो ई ए आ जाएगा कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिख दिए प्लस, यहाँ आ जाएगा ई ए 180 की होती है -1, तो आ गया ये ई ए माइनस इधर कर देंगे, ये वाला माइनस इधर, ये आ जाएगा आपका ई ए, तो ई ए कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ई ऐसे ही रहेगा। ये कौन सा था, राइट वाला, तो राइट क्या है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस, ये ई ऐसे रहेगा, इसका एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर,
क्योंकि लेफ्ट हैंड सर्कल है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे 0। बात समझ आई कैसे करना है। आपको फ्लेक्स निकालना है, राइट लेफ्ट और जितना भी दिया सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे एंगल 90 है, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, कर्व सरफेस से फ्लक्स नहीं जाएगा। दूसरा रह गया आपका cos 0 और cos 180। cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ 180 की -1, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। ए फॉर एरिया, इस सर्कल के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर, उस वाले के लिए पाई आर स्क्वायर, राइट वाला पाई आर स्क्वायर और लेफ्ट वाला भी पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। दोनों का सेम है और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, कट के कितना आ जाएगा, 0, तो ये आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें कुछ आपको वैल्यू दी है। इस वाले में क्या था, आपको कोई वैल्यू नहीं दी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था यूनिफॉर्म था, कैसा था, यूनिफॉर्म। तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस रखी है तो उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ पर देखिए नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर से नेट फ्लक्स निकालना है। नेट फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, फिर से वही राइट वाला लेफ्ट वाला, क्या क्या करेंगे आप, राइट वाला लिखेंगे और लेफ्ट वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर की साइड लेफ्ट और प्लस आ जाएगा ये कर्व सरफेस पे पॉइंट P, ये हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर ये आप कहोगे ये राइट के लिए एरिया वेक्टर इधर, लेफ्ट के लिए एरिया वेक्टर इधर। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने लिख लिया, इसे लिखने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझे क्या कर रहा है। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको देखिए क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 मीटर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर का स्क्वायर कर दीजिए, इधर का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर हटाइए, 10 की पावर -4 लगाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। और जब इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तभी इसे आप यूज करें। अब हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। आगे कह रहा है इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय ई वेक्टर। तो ई वेक्टर की आपको डायरेक्शन दी है, ये वाली ई वेक्टर की डायरेक्शन दी है। देखो यहाँ आई कैप है तो एक्स डायरेक्शन में, आई का मतलब क्या हो गया, एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 50x। एक्स क्या यहाँ पे डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस है तो कैसे यूज करनी है हमें देखना है, यहाँ पे मैं आई कैप लिख देता हूँ। अब इसे सॉल्व कीजिए आप। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, राइट के लिए आएगा, तो राइट के लिए ई ए, राइट वाला कौन सा है, ये वाला जो है राइट, ये वाला कौन सा है, लेफ्ट। तो राइट के लिए एरिया वेक्टर इधर, ई वेक्टर भी इधर, एरिया वेक्टर इधर, ई वेक्टर इधर, एंगल कितना हो गया, 0, तो यहाँ लिख देंगे cos 0 प्लस लेफ्ट वाले के लिए देखिए एरिया वेक्टर इधर, ई इधर, एरिया वेक्टर इधर, ई इधर, एंगल हो गया 180, तो यहाँ पे लिख देंगे ई ए cos 180। कर्व सरफेस की बात कर लें तो यहाँ पे कर्व से ये मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर ये आ जाएगा और ई की डायरेक्शन ये, एंगल कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई ए cos 90। याद रखें कि ई ए cos थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, ई ए cos थीटा। जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए यूज करना है। इसको ओपन करते हैं, ई ए cos थीटा। ये जब करना है जब आपको यूनिट वेक्टर दिए हो आई जे के कैप, और नहीं दिए हैं तो आपको यूज करना है, ये एंगल वाला है और इसमें आपको एंगल पता करने हैं, पता करने के बाद यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे आ गया ई ए, और ये आ जाएगा प्लस ई ए, इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू 90 की 0 हो जाएगी, तो टर्म 0। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ई ए माइनस ई ए, ठीक है ना। अब आप जल्दबाजी में से कट मत कर देना, आंसर 0 मत ले आना, गलती हो जाएगी। अगर आप 0 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, इसलिए आपने यहाँ पे कट कर दिया और आंसर आ गया। इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या है यहाँ पर देखिए ई की वैल्यू आपको गिवन है। ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ई की वैल्यू दी है आपको 50x, तो यहाँ लिख देंगे 50x और ये a आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर a आ जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर भी 50x और ये आ जाएगा a फॉर एरिया। अब एरिया की वैल्यू यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 50x, एरिया कितना दिया आपको 25 इंटू 10 की पावर -4, जो कि मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पर माइनस करेंगे फिर 50 आएगा, ये x आएगा और एरिया आ गया 25 इंटू 10 की पावर -4। इतनी बात समझ आ गई। e की वैल्यू पुट की, एरिया की पुट कर दी। अब देखिए x क्या है, x क्या है, डिस्टेंस है जो कि o से मेजर करनी है आपको, और x ये किसके लिए, पहला कौन सा चल रहा है, हमारा राइट चल रहा है, तो राइट के लिए। तो यहाँ से राइट के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी 1, तो टोटल कितनी होगी 2 मीटर।
तो यहाँ पर करेंगे आप 2 मीटर, तो ये 50 मल्टीप्लाई 2, ये 25 इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो ये आ जाएगा, देखो 50 मल्टीप्लाई x, ये कौन सा चल रहा है, ये लेफ्ट चल रहा है, ये तो 0 हो गया था। लेफ्ट के लिए क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या 1, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विद 25 इंटू 10⁻⁴ ये बात समझ। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 52 जा कितना हो गया 100, ये आ गया 100। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। जब ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा आपके पास, 52 जा 100 और ये बचा आपका 51 जा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 50। कुछ बात समझ आई। इस टर्म को कॉमन लिया तो ये यहाँ से आया, इसका बचेगा 100, जब इसमें से ये कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 50, तो अब आ गया आपका ये 100 और ये 50, तो 100 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 में से 50 लाएंगे तो 50 बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 5 में करते हैं तो 25 जब 125, और ये आपका 0 है तो 0 लिख दीजिए, और 10⁻⁴। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये फ्लक्स है तो यूनिट लगाना ना भूलें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये फ्लक्स की यूनिट होती है, आप इसे नोट कर सकते हो। और ज्यादा करना है तो इस 10 की पावर को नीचे लाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा 0.125, इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको, ये कुछ ऐसा दिया है, ई वेक्टर दिया है ई नॉट आई, यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूब रखा है और इसकी जो डायरेक्शन है ये कुछ ऐसे है, ई इक्वल टू ई नॉट आई कैप, और ये क्या है वेक्टर में गिवन है। किस में गिवन है, वेक्टर में। तो आई का मतलब एक्स की डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो एक्स की तरफ बनाया है। ये क्यूब रखा है, क्यूब की कितनी सरफेस होती है 6, एक सरफेस ये आपके सामने, एक इसके अपोजिट ये वाली, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक ऊपर और एक नीचे, 6 सरफेस होंगी। 6 सरफेस से हमें क्या करना है, फ्लक्स करना है। फ्लक्स कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको ऐड करना है। जैसे आपने यहाँ पर किया था, इसमें कितनी सरफेस थी, एक ये, एक राइट, एक लेफ्ट और एक कर्व सरफेस, 3 सरफेस थी। अब क्यूब में कितनी सरफेस है, 6 होती है। तो आपको यहाँ पर जो फ्लक्स निकालना है वो कितनी सरफेस से यूज करना है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पे कितना लिख देंगे 6। अब ये 6 सरफेस से आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए क्या आ जाएगा, देखिए ई ए कॉस, इसके लिए आएगा। अब फर्स्ट कौन सा है, मैं ये कहता हूँ ये वाला जो डायरेक्शन है ये फर्स्ट है, इसके अपोजिट सेकंड है, तो मैं इसको फर्स्ट लिखता हूँ, इसको सेकंड लिखता हूँ, ठीक है ना। ऊपर वाले को मैं थर्ड लिख रहा हूँ, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा थर्ड और इसके जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा 5। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, एक आपके साइड और एक पीछे, तो ये हो जाएगा 5, आपके साइड वाला हो जाएगा 5 और आपके पीछे वाला हो जाएगा 6। 6 सरफेस हो गई। तो हम सबसे पहले बात कर लें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक एक करके बात करते हैं। तो इसमें क्या करना, ई वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, ई वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है। फर्स्ट की बात करें तो ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर और फर्स्ट का ये सरफेस होगा तो इसका एरिया वेक्टर ये आ जाएगा। ई की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर की इधर हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरिया वेक्टर ये आ जाएगा। अब एरिया वेक्टर जब ये आएगा, ई इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 180 प्लस। दूसरी की बात करें, जस्ट इसके अपोजिट ये हो जाएगा, पहला ये दूसरा ये, एरिया वेक्टर ये, एरिया वेक्टर इधर, ई की डायरेक्शन भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई ए कॉस 0, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पर इसके लिए 180, इस वाले के लिए 0। थर्ड की बात कर लें, थर्ड कौन सा है, टॉप वाला, तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऊपर, ई वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, तो कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा 90, तो ये लिखेंगे ई ए कॉस 90 प्लस लगाएंगे। थर्ड के बाद फोर्थ की बात करें, टॉप वाले के बाद डाउन वाले की देखें, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ये आएगा, ई वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर नीचे, एरिया वेक्टर नीचे, ई वेक्टर इधर, एंगल फिर से 90, तो यहाँ आ जाएगा ई ए कॉस 90, ठीक है। अब देखिए 4 हो गए। पांचवें की बात कर लें तो फिफ्थ मैंने आपको बताया आपके फ्रंट वाला, तो आपके सामने एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, ई वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, फिर से 90, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई ए कॉस 90। नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये, तो इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा ये, एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा इस साइड, ए की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना हो गया 90, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई ए कॉस 90। अब देखिए कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है 0,
तो जहां जहां 90 है वहां वहां जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो और ये भी टर्म जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई ए कॉस 180, कॉस 180 की होती है -1, प्लस लाएंगे ये आ जाएगा ई ए कॉस 0 की होती है 1, तो 1 लिख दीजिए। बाकी सब कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के ई ए और ये क्या हो गया प्लस के ई ए, ठीक है ना, और ये सब क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये और ये सेम रहेगा, तो माइनस के ई A4 यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूब जो होता है इसकी जो आप सरफेस देखेंगे तो एक एक स्क्वायर की टाइप होती है। इसकी सरफेस की साइड अगर हम A कंसीडर कर लें तो A इंटू ए एरिया स्क्वायर, प्लस करेंगे यहाँ पर A और यहाँ पर भी एरिया स्क्वायर, ये सेम है तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसको आप नोट कर लीजिए, बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा 0। इसका एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, ये x के साथ क्या हो रहा है देखिए चेंज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही है क्यूब है, 6 सरफेस होंगी, 6 सरफेस को आपको क्या करना है फ्लक्स को ऐड करना है। तो फाई ई इक्वल टू फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो ये लास्ट वाला 6 बिल्कुल सेम हो जाएगा। बस क्या करना है आपको ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ एंगल 90 आ रहा है। तो इस सरफेस के लिए इसको हम फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड, बाकी ऊपर वाले को थर्ड, नीचे वाला फोर्थ, आपकी साइड 5 और इसके अपोजिट 6 हो जाएगा। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा इसका देखिए ई आ गया। अब यहाँ पे जो दिया x डायरेक्शन में दिया है तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी ई की, ई एक्स इक्वल टू दिया है अल्फा एक्स, क्या दिया आपको अल्फा एक्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अल्फा एक्स। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ई एक्स की गिवन है आपको अल्फा एक्स है, तो ये हो गया, यहाँ पर कितना आएगा cos। अब ये वाली सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ये आएगा और इसका एरिया वेक्टर इधर, ई की डायरेक्शन इधर, तो एंगल हो जाएगा 180 फिर से। फिर देखिए सेकंड सरफेस ये है, इसका एरिया वेक्टर ये आएगा, तो एरिया वेक्टर ये, ई की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना हो जाएगा 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई ए cos 0, ठीक है ना, तो cos 0 हो गया। थर्ड की बात कर लें, थर्ड कौन सा है, ये टॉप वाला, ऊपर वाला थर्ड है, तो ऊपर वाला थर्ड है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ये आएगा, ई की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल हो जाएगा 90, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई ए cos 90। इसका अपोजिट, ऊपर का अपोजिट नीचे, तो एरिया वेक्टर ये, ई की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर इधर, फिर से 90, तो यहाँ पे लिखेंगे ई ए cos 90। अगला देखिए फिफ्थ कौन सा है, आपकी तरफ वाला, तो ई ए cos, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 90 आएगा, क्योंकि ये इसका सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये, ई की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल हो गया 90। फिर 6 के लिए ई ए cos 90 और ये कौन सा हो जाएगा आपका अपोजिट, ये जो एरिया वेक्टर इधर था अब वो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा इस साइड, एरिया वेक्टर इधर, ई की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल हो गया 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म, ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सब कैसे हो जाएंगे 0। अब आपके पास बचता है ये ई ए और cos 180 की 0 वो -1 प्लस इसका क्या आ जाएगा ई ए और cos 0 कितनी आएगी 1। आप तो कहेंगे पहले ऐसा आ गया, इसको मैं लिखता हूँ माइनस के ई ए, इसको लिखता हूँ प्लस के ई ए, तो आप इसे कट मत कर देना, आप ये मत कहना बिल्कुल पहले ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम आया था और क्या कर दिया हमने सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। यहाँ ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना, यहाँ पर क्या था देखिए ई की वैल्यू सिर्फ ई नॉट थी, ये फिक्स था, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है अल्फा एक्स, एक्स के साथ चेंज हो रही है, किसके साथ चेंज हो रही है एक्स का, तो एक्स की वैल्यू साथ में लगानी है, तो मैं यहाँ करूंगा माइनस के ई के साथ क्या आएगा ई एक्स यानी अल्फा एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे ई की जगह लिख देंगे हम अल्फा एक्स, क्या लिख देंगे अल्फा एक्स, तो ये आ जाएगा देखो ई की जगह अल्फा एक्स, क्या आ जाएगा अल्फा एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर दें ए फोर क्या होता है यहाँ पर एरिया, और एरिया इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर एरिया, ये वाली साइड का एरिया ये आ जाएगा, ठीक है, इसका एरिया क्या आ जाएगा ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, ये क्या होता है क्यूब में एक स्क्वायर होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ए स्क्वायर, प्लस करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा एक्स आ जाएगा, तो मैं यहाँ फिर से अल्फा एक्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा एक्स और यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये बात समझ। ई की जगह क्या लिखना है आपको अल्फा एक्स, एरिया की जगह लिखना है ए, और ए की वैल्यू आपको गिवन है 0.1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इक्वल टू दिया 0.1, ये लास्ट में यूज कर लेंगे। इसको क्या करेंगे इसमें अल्फा एक्स को कॉमन ले लें, नहीं एक्स की वैल्यू यूज करते हैं, तो माइनस अल्फा ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू यूज कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो माइनस अल्फा एक्स, एक्स किसके लिए ये था पहला और फर्स्ट का मतलब ये वाला इस साइड,
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली 0.1। तो मैं यहाँ लिख दूँ 0.1 ये एक्स के लिए, और ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, प्लस लगाएंगे एल्फा, और ये एक्सिस के लिए दूसरी सरफेस, और दूसरी सरफेस हमने ये मानी थी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0.1 और ये 0.1, यानी ये आ जाएगा आपका 0.2 और ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए अल्फा ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से अल्फा ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये अल्फा और ए स्क्वायर गया कॉमन, ये बचा 0.1 और ये बचा माइनस, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस के 0.1, प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अल्फा ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बचा 0.1, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.1। इतनी बात समझ आई। अब 0.2 से 0.1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा ए स्क्वायर, और ये आ गया मल्टीप्लाई विद 0.1। ठीक है ना। अब देखिए अल्फा और ए स्क्वायर का वैल्यू आ दी, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए 100 है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 5 की वैल्यू चल रही है। यहाँ अल्फा की कितनी आ जाएगी, ये 100 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है 0.1, ये कितना है 0.1, देखिए 0.1 है तो 0.1 स्क्वायर है, तो एक और बार मल्टीप्लाई करते 0.1, और ये क्या है लास्ट में 0.1 आ जाएगा, तो ये वाला 0.1 ये आ गया, ये ए स्क्वायर यानी 0.1 इंटू 0.1, और ये कितना हो जाएगा 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेसिमल एक हटेगा, दूसरा हटेगा, दूसरा जीरो, तीसरा हटेगा, तीसरा जीरो, एक दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये आ गया 1/10 यानी 0.1। तो 5e की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।